दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन पोएम को जिसको लिखा है दोस्तों जॉन कीट्स ने। और इस पोएम का नाम है ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न। दोस्तों ये कहानी एक अर्न की है, एक कलश की है जो यूनान देश का कलश है। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम दोस्तों इस वीडियो में की फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे और इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करेंगे। दोस्तों मैं आपको मल्टीपल टाइम्स बता चुका हूं कि की फैक्ट्स को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम कोई भी वर्क इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम अपना एग्ज़ाम पास कर सकें। जितना इम्पोर्टेंट दोस्तों टेक्स्ट को, किसी भी पोएम के टेक्स्ट को पढ़ना होता है, उतना ही इम्पोर्टेंट होता है उसके की फैक्ट्स को जानना। तो सबसे पहले हम इसके की फैक्ट्स को जानेंगे और उसके बाद दोस्तों इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसके की फैक्ट्स से। सबसे पहला की फैक्ट है दोस्तों, ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न वॉज रिटन बाय इंग्लिश रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स इन 1819। देखिए दोस्तों, जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया ये एक ओड है जिसका नाम है ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न। इसको दोस्तों लिखा है इंग्लिश रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स ने। रोमांटिक पोएट हैं ये जॉन कीट्स और इन्होंने इसे 1819 में लिखा है। जॉन कीट्स के जितने भी दोस्तों ओड्स हैं वो सारे के सारे 1819 में ही लिखे गए हैं। अगला की फैक्ट है, ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न कंसिस्ट ऑफ 5 स्टैंजास ईच विद 10 लाइन्स। देखिए दोस्तों इसके अंदर 5 स्टैंजास हैं, 5 स्टैंजास हैं और हर एक स्टैंजा के अंदर कितनी लाइन्स हैं? 10 लाइन हैं। तो टोटल दोस्तों इस पोएम के अंदर 50 लाइन है, जिसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आज हम दोस्तों इस वीडियो में पढ़ेंगे। अगला की फैक्ट है इसकी राइमिंग स्कीम। देखिए दोस्तों, ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न जो है इसकी राइमिंग स्कीम जो है फिक्स नहीं है। हर एक स्टैंजा की राइमिंग स्कीम एक दूसरे से मैच नहीं करती है। तो इसकी राइमिंग स्कीम जो है दोस्तों पहले और 5वें स्टैंजा की जो है वो AB CD ED CE है, और दूसरे स्टैंजा की राइमिंग स्कीम जो है वो AB CD EC ED है, और थर्ड और फोर्थ स्टैंजा की राइमिंग स्कीम जो है दोस्तों वो सेम है AB CD EC DE। ये राइमिंग स्कीम दोस्तों आपको याद करनी पड़ेगी, या फिर जो आपको राइमिंग स्कीम निकालनी आती है तो स्टैंजा को देखकर आपको राइमिंग स्कीम समझ में आ जाएंगी। इनमें एक ही चीज़ कॉमन है दोस्तों कि सारे के सारे जो राइमिंग स्कीम है इनकी 6 लाइनों की राइमिंग स्कीम जो है वो दोस्तों बिल्कुल सेम है। AB CD ये 6 लाइनों की राइमिंग स्कीम तो बिल्कुल सेम है, लेकिन लास्ट की 4 लाइन जो हैं दोस्तों इनकी राइमिंग स्कीम जो है आपको जो है याद करनी पड़ेगी। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई हैं। अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा दोस्तों। इस स्लाइड पर जो भी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ओड जो है, ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न जो है ये एक ओड है। ओड क्या होता है? ये एक पोयम होती है दोस्तों जिसके अंदर तारीफ की जाती है। किस चीज़ की तारीफ होती है इसके अंदर? ये किसी इवेंट की, किसी घटना की तारीफ हो सकती है, किसी इंसान की तारीफ हो सकती है, किसी वस्तु की तारीफ हो सकती है, या फिर किसी नेचुरल सीन की तारीफ हो सकती है। तो जो ओड लिखे जाते हैं किसी की तारीफ करने के लिए लिखे जाते हैं, और इनमें से वो कोई भी चीज़ हो सकती है जिसकी पोएट जो है दोस्तों तारीफ करता है। अगला की फैक्ट है दोस्तों, टू रेज ए पैटर्न और डिजाइन ऑन द सरफेस ऑफ समथिंग। ये जो है दोस्तों आपका इस पोएम से जुड़ा हुआ एक ऐसा की फैक्ट है, जनरली लोग इसको नहीं बताते हैं और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहली बात मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपसे पूछा जाता है। ये क्या है? टू रेज ए पैटर्न, एक पैटर्न को रेज करना, बनाना किसी वस्तु के ऊपर, और या फिर डिजाइन ऑन द सरफेस ऑफ समथिंग। सरफेस का मतलब होता है सतह, किसी चीज की सतह पर कोई डिजाइन बनाना, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? एम्बोस बोलते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, ये है एक कलश, ये है एक अर्न, जो इस पोएम का नाम है दोस्तों ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न। वो इस अर्न के बारे में ही है। देखिए दोस्तों, ये सारी की सारी पोएम जो बयां की है जॉन कीट्स ने इस अर्न को लेकर ही की है। अब ये पहले मैं आपको एम्बोस समझा देता हूं। इसके ऊपर जो पिक्चर्स बनी हैं उनको ही उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो मैंने ये आपको एम्बोस यहाँ पर क्यों बताया है,
क्योंकि दोस्तों आप कोई भी चीज़ ले लो, घड़ा ले लो, करवा ले लो या फिर कोई कलश ले लो, उसके ऊपर जो उसकी सतह पर जो कलाकृतियां बनाई जाती हैं, जो पिक्चर्स बनाई जाती हैं, जो पिक्चर्स होती हैं, उनको दोस्तों एम्बोस बोलते हैं। ये चीज़ आपसे एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में पूछी जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों प्रोसेस ऑफ शोइंग डिजाइंस ऑन क्लॉथ और अदर मटेरियल, देखिए एक तरह से कला और बनाई जाती है। सुई और धागा लेकर जब कोई भी कला आप डिज़ाइन कोई भी किसी कपड़े पे बनाओ या किसी और मटेरियल पर बनाओ, तो इस प्रोसेस को दोस्तों एम्ब्रॉयडरी कहा जाता है। ठीक है, जब हम किसी की सतह पर बनाते हैं, जैसे इस कलश की सतह पर पिक्चर्स बनी हुई हैं, इसको हम एम्बोस बोलेंगे। और जब सुई और धागे से किसी कपड़े के ऊपर कोई भी डिज़ाइन, कोई भी पिक्चर्स बनाई जाए तो उसको हम एम्ब्रॉयडरी बोलेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जो है द यूज ऑफ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ए वर्क ऑफ विजुअल आर्ट एज ए लिटरेरी डिवाइस, देखिए यहाँ पर इसका मतलब है दोस्तों कि जॉन कीट्स ने ये जो कलाकृतियां हैं, जो पिक्चर्स हैं इस कलश के ऊपर, इनको बड़े ही डिटेल में समझाया है, बड़े ही डिटेल में इनको एक्सप्रेस किया है। तो इस तरह की कला जो है, इसको दोस्तों एक लिटरेरी डिवाइस का नाम दिया जाता है। जब कोई पोएट किसी पिक्चर्स को और या कोई ऐसी चीज़ है जो दिखती है, जिसको जो विजुअल आर्ट है, मतलब उसे अपनी आंखों से देख सकते हैं, उसको बड़े ही डिटेल में एक्सप्लेन करे, और इसे हम एक लिटरेरी टर्म के नाम से जानते हैं। जो लिटरेरी टर्म है वो एक्फ्रासिस है। ठीक है, अब जो इस कलश के ऊपर जो डिज़ाइन, ये पिक्चर्स बनाई गई हैं, वो किस कला के तहत बनाई गई हैं दोस्तों? एम्बोस के अंदर बनाई गई हैं। और जॉन कीट्स ने इसे जो समझाया है हमें, वो कौन सी टेक्निकल चीज़ है, लिटरेरी डिवाइस है, वो एक्फ्रेसिस है। तो यहाँ तक दोस्तों आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब बढ़ते हैं दोस्तों इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की तरफ। देखिए दोस्तों, ये एक अर्न है। इस सारी पोएम के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये अर्न के ऊपर जो पिक्चर्स हैं, इस अर्न के ऊपर दोस्तों 3 तरफ पिक्चर्स बनी हुई हैं। हम इसे एक तरफ से ही देख सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर 3 तरफ जो है पिक्चर्स दोस्तों बनी हुई हैं। ठीक है, तो इस अर्न के ऊपर जो पिक्चर्स हैं, इनको जॉन कीट्स जो हैं बड़े ही अच्छी तरह से दोस्तों एक्सप्लेन यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये पहला स्टैंजा आप लोगों के सामने है। दाओ स्टिल अनरेविश्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, दाओ फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। यहाँ पर इन 2 लाइनों का मतलब मैं आपको अच्छी तरह समझा देता हूँ। दाओ जो है दोस्तों ओल्ड इंग्लिश वर्ड है, जिसका मतलब तुम होता है या फिर तू होता है। तुम जो बोला गया है इस अर्न के लिए बोला गया है। स्टिल अभी भी क्या हो? अनरेविश्ड ब्राइड हो। अनरेविश्ड ब्राइड जो है ऐसी दुल्हन को कहा जाता है दोस्तों जिसको शादी के बाद भी उसके पति ने टच ना किया हो। तुम ऐसी दुल्हन हो जिसे शादी के बाद भी आप तुम्हारे पति ने टच नहीं किया है। किसकी? क्वाइटनेस की, शांति की। दाओ फोस्टर चाइल्ड, और तुम ऐसे गोद लिए हुए बच्चे हो। फोस्टर चाइल्ड किसे कहते हैं दोस्तों? गोद लिए हुए बच्चे को कहते हैं। तुम ऐसे गोद लिए हुए बच्चे हो किसके? ऑफ साइलेंस, मतलब शांति के। एंड स्लो टाइम, क्योंकि दोस्तों ये अर्न जो है ये कभी भी बोलेगा नहीं, ये हमेशा शांति रहेगा, इसीलिए इसे गोद लिया हुआ बच्चा कहा गया है। किसका? साइलेंस का। और स्लो टाइम का इसको गोद लिया हुआ बच्चा इसलिए कहा गया है क्योंकि समय का इस अर्न के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आई होप ये 2 लाइनें आपको समझ में आई हैं। बढ़ते हैं आगे। Selvian historian who canst thou express a flowery tale more sweetly than our rhyme। दोस्तों इन 2 लाइनों का मतलब है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। शेल्विन का मतलब है दोस्तों गवार, जो पढ़ा लिखा नहीं होता। इस कलश को कैसे इंसान ने बनाया है? जो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है, गवार है। और इसके ऊपर जो उसने पिक्चर्स बनाई हैं वो दर्शाती हैं किस चीज़ को? यूनान की हिस्ट्री को दर्शाती हैं। और ये एक्सप्रेस करती हैं, बयां करती हैं ए फ्लावरी टेल को, मतलब यहाँ पर एक सुंदर कहानी को ये बयां करती हैं। अपने ऊपर जो बनी हुई तस्वीर हैं, पिक्चर्स हैं, वो एक बहुत ही सुंदर कहानी को बयां करती हैं। और किस तरह से? मोर स्वीटली, बहुत ही अच्छी तरीके से। देन आर राइम, जो पोएट है,
मतलब जॉन कीट्स है। राइम का मतलब है दोस्तों जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई जो कविताएं हैं, जो ओड्स हैं, जितनी भी पोएम्स इन्होंने लिखी हैं, उससे ज़्यादा अच्छी तरह से इस अर्न के ऊपर बनी हुई पिक्चर्स जो हैं एक कहानी को बयां करती हैं, जबकि ये बनाई गई हैं एक सैल्वियन के द्वारा, एक गवार इंसान के द्वारा बनाई गई हैं। और हम जो पोएट्स हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमारी राइम से भी ज़्यादा अच्छी पिक्चर्स ये एक स्टोरी को बयां करती हैं। What leaf fringed legend haunt about thy shape of deities or mortals or of both। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है लीफ फ्रिंज्ड का मतलब है जो झालरदार पत्तियां हैं। इस अन्न के ऊपर दोस्तों पत्तियां बनी हुई हैं, वो जो झालरदार पत्तियां हैं, लेजेंड मतलब कहानी, वो किसी कहानी को बता रही हैं। कहाँ पर? हॉन्ट अबाउट द शेप, और ये कहानियां कहाँ पर हैं? इस अन्न की शेप पर हैं, इस अन्न की सतह पर हैं। तो यहाँ पर जॉन कीट्स पूछ रहे हैं इस अन्न से कि तुम्हारे ऊपर जो ये झालरदार पत्तियां हैं, ये किसकी कहानी को बता रही हैं? ये किसी डीटीज यानी कि देवताओं की कहानी को बता रही हैं, या फिर मॉर्टल्स, ये इंसानों की कहानी को बता रही हैं, और ऑफ बोथ, या फिर इन दोनों की कहानी को ये अन्न के ऊपर बनी हुई पिक्चर्स जो हैं वो बता रही हैं। या फिर और ऑप्शन देते हैं इस अन्न को, इन टेम्पी और द डेल्स ऑफ आर्केडी। यहाँ पर दोस्तों टेम्पी और आर्केडी ये दोनों दोस्तों यूनान में जगहों के नाम हैं। टेम्पी एक ऐसी जगह है जहाँ पर दोस्तों घाटियाँ ही घाटियाँ हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल वैली है जो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ग्रीस में पड़ती है। तो इस कहानी जो बताते हैं, ये पिक्चर्स जो हैं, ये टेम्पी की घाटियों की बताती हैं। या द डेल्स ऑफ आर्केडी, डेल्स ऑफ आर्केडी का यहाँ पर मतलब है दोस्तों, डेल्स का मतलब है घाटियां, आर्केडी, आर्केडी एक ऐसा स्थान है दोस्तों यूनान के अंदर जहां पर नेचुरल ब्यूटी को देखा जा सकता है, उसको बहुत ही अच्छे से निहारा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसी जगह की ये कहानियां हैं। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ये आर्केडी जो है ये एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत ही ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी है, और इसे यूनान का दोस्तों क्या बोला जाता है? स्विट्जरलैंड बोला जाता है। व्हाट मैन और गॉड्स आर दीज? फिर से एक बार जॉन कीट्स पूछ रहे हैं इस अन्न से कि इसके ऊपर जो कहानियां हैं वो किसी भगवान की हैं या फिर इंसानों की हैं। व्हाट मेडन्स लोथ, या फिर ये उन लड़कियों की कहानियां हैं। व्हाट मेड परस्यूड, जिनको दीवाने लड़के पीछा करते हैं, ये कहानियां उन लड़कियों की हैं जिनका पीछा दीवाने लड़के करते हैं। व्हाट स्ट्रगल टू एस्केप, वो लड़कियां क्या करती हैं? स्ट्रगल करती हैं, संघर्ष करती हैं उन लड़कों से बचने के लिए, उनके चंगुल से बचने के लिए। व्हाट पाइप्स एंड ट्रिम्ब्रेल्स, जो पाइप्स एंड ट्रिम्ब्रेल्स हैं ये जो हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मतलब जो जिनसे संगीत बजाया जाता है। व्हाट वाइल्ड एस्टेसी, जिनको सुनने के बाद हमें बड़ा ही परम आनंद मिलता है। ये कहानी उन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की है। ये कहानी किसकी है? आई होप दोस्तों ये स्टेंजा आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं सेकंड स्टेंजा की तरफ। Heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter. Therefore, ये soft pipes play on। इन दो लाइनों का दोस्तों मतलब है कि जो मेलोडीज हैं, मतलब जो संगीत है, वो सुनने में कैसा होता है? निश्चित रूप से ही वो दोस्तों मधुर होता है। बट दोज अनहर्ड, लेकिन जिस संगीत को हम सुन नहीं पाते हैं, आर स्वीटर, वो और भी ज़्यादा मधुर होते हैं, सुनने में और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। देखिए यहाँ पर एक लड़का है जो पाइप बजा रहा है इस पिक्चर के अंदर, तो ये इस लड़के के पाइप का जो म्यूज़िक है वो हमें सुनाई तो देगा नहीं। तो इसीलिए जॉन कीट्स कहते हैं कि जिस म्यूज़िक को हम अपने कानों से सुन पाते हैं वो स्वीट होता है, लेकिन जिसे नहीं सुन पाते वो और भी ज़्यादा स्वीट होता है। क्योंकि जॉन कीट्स का मानना ये है जितनी भी चीज़ें हम काल्पनिक रूप से फील करते हैं, महसूस करते हैं, जिनकी हम कल्पना करते हैं, वो रियल वाली चीज़ों से क्या होती हैं? ज़्यादा अच्छी होती हैं। इसीलिए दोस्तों ये काल्पनिक बच्चा जो है, आदमी जो है, जो इस पाइप को बजा रहा है, जो इससे धुन निकल रहा है, वो उस मेलोडी से ज़्यादा, उस संगीत से ज़्यादा स्वीट है जो हम रियल में सुनते हैं। देयरफॉर, इसीलिए जॉन कीट्स इस बच्चे से क्या कहते हैं, इस लड़के से क्या कहते हैं? ये सॉफ्ट पाइप, जो ये तुम्हारा मधुर संगीत है जो इस पाइप से निकल रहा है, उसको क्या करते रहो तुम? प्ले ऑन, बजाते रहो।
नोट टू द सेंसुअल ईयर बट मोर एंडियर्ड, पाइप टू द स्पिरिट डिटीज ऑफ नोटोन। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जॉन कीट्स कहते हैं कि तुम्हारे इस पाइप के संगीत को सुनने के लिए सेंसुअल ईयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हमारे कान हैं, जो कान सुनने की जो सेंस है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट मोर एंडियर्ड। एंडियर्ड का मतलब है दोस्तों प्रिय। ये जो म्यूजिक है ये बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, जो निकल रहा है किस चीज़ से, पाइप से निकल रहा है, टू द डिटीज ऑफ नोटोन। और इसको सुना जा सकता है किसके द्वारा, दिव्य आत्माओं के द्वारा, जिसके अंदर दिव्य शक्ति होगी भगवान की दी हुई, या फिर जो भगवान है किस चीज़ के, ऑफ नोटोन, मतलब साइलेंस के जो गॉड हैं, इस म्यूजिक को वही सुन सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो लड़का है, यंग लड़का है, ये जो म्यूजिक को बजा रहा है इसको इंसान अपने सेंसुअल ईयर से तो नहीं सुन सकता, अपनी आत्मा से, दिव्य आत्मा से, या फिर इसको सुन सकते हैं कौन, जो देवता हैं किसकी, साइलेंस के, वही इसको सुन सकते हैं। फेयर यूथ, यहाँ पर दोस्तों फेयर यूथ जो बोला गया है इस यंग लड़के को बोला गया है। बीनीथ द ट्रीज, जो बैठा हुआ है पेड़ों के नीचे। दाओ कैंस्ट नॉट लीव दाय सॉन्ग, वो अपने जो सॉन्ग है, जो गा रहा है, बजा रहा है, इस सॉन्ग को कभी भी रोक नहीं सकता, कभी भी इसको बजाना बंद नहीं कर सकता, इस गाने को नहीं रोक सकता, क्योंकि एक पिक्चर है अन्न के ऊपर, ये हमेशा अपना गाना गाता रहेगा और इस पाइप को बजाता रहेगा। नोट एवर कैन दोज ट्रीज बी बेयर, और इस कलश के ऊपर जितने भी पेड़ और पत्तियां हैं वो कभी भी कैसी नहीं हो सकती, उनके पेड़ों के ऊपर जो पत्तियां हैं वो नहीं गिर सकती पेड़ों से टूटकर, ना ही वो मुरझा सकती हैं, क्योंकि इस कलश के ऊपर किसी भी सीजन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए इसके ऊपर बनी हुई पेड़ पत्तियां जो हैं वो हमेशा हमेशा कैसी रहेंगी दोस्तों, वो हमेशा ही हरी भरी रहेंगी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बोल्ड लवर नेवर नेवर कैंस्ट दाउ किस दो विनिंग नियर द गोल यट डू नॉट ग्रीव। यहाँ पर दोस्तों जॉन कीट्स उन लवर्स से कहते हैं जो अपनी बिलव्ड को किस करना चाहते हैं, जिनके होठ एक दूसरे के पास आ गए हैं और ऐसा लगता है कि वे क्या करेंगे, अपने गोल को, गोल किस तरह का, किस करने का, गोल जो है उसको क्या कर लेंगे, विन कर लेंगे, मतलब एक दूसरे को किस कर लेंगे। दोस्तों इस कलश के ऊपर और भी पिक्चर्स हैं, और एक पिक्चर जो है वो कैसी है कि दो लवर्स जो हैं वो एक दूसरे को किस करने वाले हैं, उनके होठ जो हैं एक दूसरे के पास आ चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि वो एक दूसरे को किस कर ही लेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो है सिर्फ एक पिक्चर है। तो इसीलिए जॉन कीट्स उस लवर से बोलते हैं डू नॉट ग्रीव, मतलब तुम दुखी मत हो। क्यों दुखी मत हो, उसका रीजन यहाँ पर बताते हैं। सी कैन नॉट फेड, जो तुम्हारी बिलव्ड है वो कभी भी बूढ़ी नहीं होगी। दो दाउ हैस्ट नोट दाई ब्लिस फॉर एवर विल्ट दाउ लव एंड सी बी फेयर, और जो ये एक्साइटमेंट है, ब्लिस का मतलब है यहाँ पर दोस्तों एक्साइटमेंट। जब दो लवर्स एक दूसरे को किस करते हैं उनके अंदर जो एक्साइटमेंट होता है, वो एक्साइटमेंट जो है तुम्हारे अंदर कभी ख़त्म नहीं होगा। तुम्हारा प्यार जो है कभी भी फीका नहीं पड़ेगा, वो एक्साइटमेंट प्यार में तुम्हारा हमेशा बना रहेगा। बेशक तुम एक दूसरे को कभी भी किस नहीं कर पाओ, लेकिन तुम्हारी जो लवर है वो कभी बूढ़ी नहीं होगी और ना ही तुम दोनों के बीच का एक्साइटमेंट कभी कम होगा। तुम हमेशा यही चाहते रहोगे कि हम एक दूसरे को किस करें। सी बी फेयर, और जो तुम्हारी लवर है वो तुम्हारे लिए हमेशा वफाई करेगी, वो हमेशा तुम्हारे लिए साथ रहेगी, वो तुम्हें धोखा नहीं देगी, तुम्हारे को सिर्फ देखती रहेगी। क्योंकि ये एक पिक्चर है और पिक्चर कभी भी दोस्तों जिस तरफ बनाई जाती है उसी तरफ देखती ही रहती है। तो इसी तरह से वो बिलव्ड अपने लवर को देखती रहेगी। तीसरा स्टैंजा है दोस्तों, ओ हैप्पी हैप्पी बोस दैट कैन नॉट शेड योर लीव्स नोर नेवर बिट द स्प्रिंग एट यू। देखिए दोस्तों यहाँ पर बोस का मतलब होता है टहनियाँ या फिर पेड़ों की शाखाएं जो हैं। शेड का मतलब है दोस्तों जैसे मुरझा जाना, गिर जाना, इस चीज़ को शेड बोलते हैं। और एड्यू का मतलब है दोस्तों अलविदा करना, और स्प्रिंग का मतलब है स्प्रिंग सीजन की बात हो रही है।
तो ये जो पेड़ों की टहनियाँ हैं ये बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और हमेशा ये कैसी रहेंगी, खुशी रहेंगी। क्यों? क्योंकि ये कभी भी सेड नहीं होंगी, कभी भी नीचे नहीं गिरेंगी। इन टहनियों के पत्ते जो हैं वो कभी भी नहीं टूट के गिरेंगे और इनकी पत्तियां जो हैं वो हमेशा हरी भरी ही रहेंगी। और इस कलश के ऊपर सारी चीज़ें हरियाली से भरी रहेंगी, क्योंकि ये कलश कभी भी स्प्रिंग सीजन को बाय नहीं करेगा, क्योंकि ये सीजन जो है स्प्रिंग सीजन अब हमेशा के लिए इस कलश के साथ रहने वाला है। एंड हैप्पी मेलोडिस्ट, और हैप्पी मेलोडिस्ट किसे कहा गया है दोस्तों? उस यंग लड़के को कहा गया है जो अपना पाइप बजा रहा था, जो उस पाइप से निकलने वाला संगीत है उसको सुना रहा था लोगों को, अनवेरिड, और उसको बजाते बजाते वो कभी भी क्या नहीं होगा, थकेगा नहीं। फॉर एवर पाइप सॉन्ग फॉर एवर न्यू, और उसके पाइप का जो सॉन्ग है, गाना है, संगीत है, वो हमेशा कैसा रहेगा दोस्तों? हमेशा हमेशा के लिए न्यू रहेगा। उसे सुनने के बाद जो है दोस्तों कोई भी बोर नहीं होगा, कोई भी ऊबेगा नहीं। मोर हैप्पी लव, मोर हैप्पी हैप्पी लव, और जो इसे सुनने के बाद कैसी फीलिंग आएगी? लव वाली फीलिंग आएंगी, ठीक है, प्यार वाली फीलिंग्स आएंगी। और आने वाली जनरेशन्स भी, जितनी भी जनरेशन हैं वो कैसा फील करेंगी? बड़ा ही खुश फील करेंगी कि ये कलश के ऊपर जो बनी हुई पिक्चर्स हैं वो सदैव एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन के साथ भी रहेंगी और इतनी ही हरियाली इसके ऊपर रहेगी। फॉर एवर वार्म एंड स्टिल टू बी इंजॉयड, फॉर एवर पेंटिंग एंड फॉर एवर यंग। वार्म का मतलब है दोस्तों यहाँ पर जो लव प्लेजर वाली फीलिंग्स होती हैं उनके लिए बोला गया है, कामुक फीलिंग्स के लिए बोला गया है कि तुम्हारी जो फीलिंग्स हैं, प्यार करने वाली या इमोशनल फीलिंग्स हैं, वो हमेशा फॉर एवर कैसी रहेंगी? वो ऐसी ही रहेंगी जिस तरह से दो ऐसे लवर्स में होते हैं जो पहली बार मिलते हैं। एंड स्टिल बी इंजॉयड का मतलब है जब सालों साल बीत जाएंगे, एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन आ जाएगी, तो ये एक्साइटमेंट, प्यार करने वाली फीलिंग्स का एक्साइटमेंट तुम्हारे अंदर देखा जा सकता है। फॉर एवर पेंटिंग, और जिस तरह से पेंटिंग का दोस्तों यहाँ पर मतलब है हाफना या फिर सांस फूल जाना, और जिस तरह से इंसान बूढ़े होकर क्या होने लगता है, उनका सांस फूलने लगता है, तो ऐसी चीज़ें तुम्हारे साथ कभी नहीं होंगी, तुम्हारा सांस कभी नहीं फूलेगा। क्योंकि एंड फॉर एवर यंग, तो क्योंकि तुम हमेशा हमेशा के लिए क्या रहने वाले हो? यंग रहने वाले हो, जवान रहने वाले हो। ऑल ब्रीदिंग ह्यूमन पैशन फार अबव, और जितने भी ह्यूमन यानी इंसान के एक्शंस होते हैं, जैसे कि उनको जो लव वाली फीलिंग होती है एक उम्र के साथ जो है उनकी कम होती चली जाती हैं, और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है उनको हांफना यानी कि सांस फूलने की बीमारी जैसी लग जाती हैं। ऐसी चीज़ें जो हैं, इंसान के जो एक्शंस हैं, उससे तुम क्या रहोगे? फार अबव रहोगे। मतलब ऐसी चीज़ें तुम्हारे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं डालेंगी, ना तुम्हें बुढ़ापा आएगा, ना तुम्हारी प्यार वाली फीलिंग्स कभी कम होंगी, और ना ही तुम हांफोगे कभी। दैट लीव्स ए हार्ट हाई सोरोफुल, और यही वजह है जिसकी वजह से इंसान जो है बड़े ही दुख में फील करता है। एंड क्लोइड, और ये ऊब जाता है इस सारे प्रोसेस से। ए बर्निंग फोरहेड, और उसका माथा जो है वो गर्म होने लगता है, इंसान का माथा जो है गर्म होने लगता है। एंड ए पार्चिंग टंग, और उसकी जबान जो है प्यास की वजह से सूखने लगती है। तो ये सारे के सारे जो एक्शंस हैं जो इंसान के साथ होते हैं, चाहे वो फीलिंग्स का हो, सांस फूलने का हो, बुढ़ापा आने का हो, चाहे माथा गर्म होने का हो या फिर गला सूखने का हो, ये सारे एक्शंस इंसान के साथ होते हैं। इस कलश के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। आई होप दोस्तों ये स्टैंजा भी आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं फोर्थ स्टैंजा की तरफ। ये जो फोर्थ स्टैंजा है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर आपको एक सैक्रिफाइस देखने के लिए मिलेगा। सैक्रिफाइस का मतलब होता है दोस्तों बलि। एक बलि आपको देखने के लिए मिलेगी। हु आर दीज कमिंग टू द सैक्रिफाइस, ये कौन लोग हैं जो सैक्रिफाइस के लिए आ रहे हैं। दोस्तों इस स्टैंजा की शुरुआत में जॉन कीट्स एक बहुत ही बड़े ग्रुप को देखते हैं, जो ग्रुप है किसका? लोगों का, और ये आ रहे हैं
एक साथ ये सभी लोग जुलूस की तरह आ रहे हैं, एक ग्रुप की तरह आ रहे हैं और इनके साथ क्या है, एक सैक्रिफाइस है, एक बलि है। ये कौन लोग हैं जो इस बलि को लेकर आ रहे हैं पूजा स्थल की तरफ? टू व्हाट ग्रीन एल्टर, कहां पर आ रहे हैं? ये एक पूजा स्थल की तरफ आ रहे हैं। ओ मिस्टीरियस प्रीस्ट लीस्ट दाउ दैट हेफर लोइंग एट द स्काइज। मिस्टीरियस प्रीस्ट का दोस्तों यहाँ पर मतलब है कि ये जो ग्रुप में लोग आ रहे हैं इनके साथ जो है क्या है, एक प्रीस्ट है, एक पुजारी है। और वो कैसा है, मिस्टीरियस है, मतलब वो पुजारी के भेष में है और अभी उसकी आइडेंटिटी का कोई भी पता नहीं है। और ये लीड कर रहा है किसको, उस ग्रुप को, उस लोगों की ग्रुप को लीड कर रहा है। और उसके साथ क्या है दोस्तों, एक हेफर है। एक हेफर जो बोलते हैं दोस्तों, किसको बोलते हैं, एक यंग काव के बछड़े को बोलते हैं, ठीक है। मतलब एक काव का बछड़ा, एक गाय का बछड़ा जो बहुत ही ज्यादा यंग हो, जवान हो, लोइंग एट द स्काई, और जो देख रहा है कहां पर, आसमान की तरफ को देख रहा है और वो रंभा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि वो बलि के लिए जा रहा है। वो आसमान की तरफ देखकर क्या कर रहा है, रंभा रहा है। एंड ऑल हर सिल्कन फ्लैंक्स विद गार्लैंड ड्रेस्ड, और इस गाय के बछड़े को इन्होंने पूरी तरह से सजा रखा है, किस चीज से, गार्लैंड से, मालाओं से, और ड्रेस्ड करा हुआ है। और इन्होंने दोस्तों इस गाय के बछड़े को बलि देने से पहले क्या कर रखा है, सजा रखा है, ठीक है। व्हाट लिटिल टाउन बाय रिवर और सी शोर, और ये जो लोग हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, जॉन कीट्स इस आन से पूछ रहे हैं ये लोग जो हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। ये किसी ऐसे शहर से आ रहे हैं जो किसी नदी के किनारे पर बसा हुआ है या फिर किसी समुद्र के किनारे पर बसा हुआ है। और माउंटेन बुल्ट विद पीसफुल सिटेडेल, देखिए दोस्तों यहाँ पर कहते हैं कि किसी ऐसे गढ़ से, ऐसे किले से आ रहे हैं जो किसी माउंटेन एरिया में है। सिटीडेल का मतलब है दोस्तों कोई किला, कोई गढ़, और कहाँ पर, माउंटेन बुल्ट, मतलब जो पहाड़ी एरिया में कोई गढ़ है, कोई किला है, ऐसी जगह से ये लोग आ रहे हैं। इज एम्प्टीड ऑफ दिस फोक, फोक का मतलब है ट्रेडिशन, जो मतलब ये परंपरा चलती हुई आ रही होगी वहां पर। इसकी वजह से जिस गांव से, जिस शहर से ये लोग आ रहे हैं वो कैसा हो गया होगा, एम्प्टीड हो गया होगा, बिल्कुल खाली हो गया होगा। वहां पर कोई भी इंसान नहीं बचा होगा क्योंकि सारे के सारे जो लोग हैं वो इस सैक्रिफाइस को देखने के लिए आ गए हैं। दिस पायस मॉर्न, मॉर्न का मतलब है दोस्तों यहाँ पर मॉर्निंग, और पायस का मतलब है दोस्तों पवित्र। इस पवित्र मॉर्निंग में सभी लोग सैक्रिफाइस को लेकर पूजा स्थल की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड लिटिल टाउन, जो छोटा शहर है जहां से ये लोग आ रहे हैं, दाय स्ट्रीट्स फॉर एवर मोर विल साइलेंट बी, और जो यहाँ की सड़कें हैं वो हमेशा हमेशा के लिए कैसी हो गई हैं, साइलेंट हो गई हैं, वीरान हो गई हैं। अब यहाँ पर कोई भी इंसान देखने के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि सारे लोग तो सैक्रिफाइस में जा चुके हैं। एंड नॉट ए सोल टू टेल वाई दाउ आर्ट डिसोलेट कैन नेवर रिटर्न। देखिए दोस्तों, डिसोलेट का मतलब होता है उजड़ जाना, और कोई भी एक सिंगल सोल, कोई भी एक आत्मा, कोई भी एक इंसान वहां पर नहीं होगा जो ये बता सके कि क्या कारण रहा, क्यों इस जो टाउन है यहाँ के लोग कहाँ चले गए, किस वजह से यहाँ के लोग इस शहर को, इस गांव को छोड़कर चले गए। कैन नेवर रिटर्न, और ये जो लोग हैं, जो सैक्रिफाइस में गए हुए लोग हैं, ये कभी भी वापस लौटकर नहीं आएंगे। स्टैंजा नंबर 5 है दोस्तों, ओ एटिक शेप फेयर एटीट्यूड विद ब्रीड ऑफ मार्वल मैन एंड मेडन्स ओवर रोड। यहाँ पर दोस्तों एटिक का मतलब है ग्रीस का, और शेप का मतलब है कलश। जो ये ग्रीस का कलश है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एटिक का मतलब क्या है, तो दोस्तों इसका मतलब है ग्रीस। इस कलश, शेप का मतलब है दोस्तों, इस कलश की बात हो रही है कि ये जो ग्रीस का कलश है वो कैसा है, फेयर एटीट्यूड है, मतलब एक ब्यूटीफुल आर्ट है, ये बहुत ही अच्छी तरह से बनाया गया है। किससे, विद ब्रीड ऑफ मार्वल्स मैन एंड मेडन्स ओवर रोड, और ये बना हुआ है किस चीज का, मार्वल का बना हुआ है। और इसके ऊपर एक कलाकारी की गई है, जिस कलाकारी से पिक्चर्स बनाई गई हैं, किसकी, मैंस की, आदमियों की, और औरतों की पिक्चर, लड़कियों की पिक्चर इसके ऊपर बनाई
गई हैं विद फॉरेस्ट ब्रांचेस एंड द ट्रोडन वीड। और इसके ऊपर जो जंगलों की पत्तियां हैं, पेड़ हैं, शाखाएं हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं। एंड द ट्रोडन वीड का मतलब है दोस्तों, और ज़मीन पर जो घास फूस होती हैं, जो खरपतवार टाइप की चीज़ें होती हैं, वो भी हमें देखने के लिए मिलती हैं। दाउ साइलेंट फॉर्म दोस्ट टीज अस आउट ऑफ थॉट एज डोथ इटर्निटी कोल्ड पास्ट्रल। देखिए दोस्तों, ये जो फॉर्म है इसकी, इस अर्न की, वो कैसी है? साइलेंट है, ये बड़ा ही शांत है। इसकी जो फॉर्म है ये हमें सोचने के लिए मजबूर कर देती है और भी ज़्यादा गहराई से। क्यों? क्योंकि ये एक कोल्ड पास्ट्रल है, क्योंकि ये अपने बारे में कुछ नहीं बताता, सिर्फ इसके ऊपर पिक्चर्स बनी हुई हैं। इसकी वजह से ही हम गहराई से सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। When old age shall this generation waste, और जिस तरह से इंसानों की ओल्ड एज आती है और एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन आती रहती है, दाउ शैल्ट रिमेन, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है। तुम हमेशा एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन तक बिल्कुल सेम रहोगे। तुम्हारे ऊपर किसी भी सीजन का, किसी भी सेंचुरी का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तुम हमेशा हमेशा के लिए ऐसे ही रहोगे। इन मिडेस्ट ऑफ अदर वो देन आर्स ए फ्रेंड टू मैन, और जिस तरह से दोस्तों, जो वो का मतलब है दुख, जो इंसानों की लाइफ में दुख होते हैं, उस दुख के समय में तुम क्या करोगे? इंसानों के साथ एक फ्रेंड का रोल प्ले करोगे, क्योंकि तुम्हारे ऊपर जो बनी हुई पिक्चर्स हैं उन्हें देखने के बाद इंसान खुश होंगे और वो अपने दर्द को भी भूल जाएंगे। टू हुम दाउ सेस्ट, तुम उन लोगों से कहोगे, क्या कहोगे? ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, तुम उन लोगों से कहोगे जो सुंदरता है वही सच्चाई है, और जो सच्चाई है वही सुंदरता है। मतलब दोस्तों, इस लाइन का मतलब है कि जो सच है वो हमेशा सुंदर होता है, उसकी ही हमेशा जीत होती है, और जिसकी जीत होती है वो अपने आप में क्या होता है? सुंदर चीज़ होती है। वो कभी भी किसी भी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दैट इज़ ऑल, और यही सब चीज़ है, ये नो ऑन अर्थ एंड ऑल ये नीड टू नो, और यही चीज़ है जो हम अर्थ पर आकर, धरती पर आकर जानते हैं, और यही चीज़ हमें जानने की ज़रूरत है। आई होप दोस्तों ये सारी की सारी पोएम आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।